हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेक्चर 2 ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरफेस डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। अब जरा इसकी हेडिंग्स देखिए, सी वैल्यू, जी जीरो फेस और चेक पॉइंट्स। बोलने के लिए तो ये तीन छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है सी वैल्यू। अब सी वैल्यू समझना है तो पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स इनसाइड द सेल आर डिनोटेड बाय विच लेटर? आंसर क्या है? एन। वैसे ही उन क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर सी. So the total DNA content present in one set of chromosome is called as C value. अब इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है पिकोग्राम. ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। हमको पता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, पी आर्म, क्यू आर्म, सेंट्रोमियर. तो दिस विल बी डिनोटेड बाय द लेटर एन, और इसके अंदर के डीएनए कंटेंट को क्या बोलेंगे? सी. बट आपको पता है क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं. हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल इज 2n, डिप्लॉयड सेल, बराबर. तो फिर यहां पे आ गया, तो उस हिसाब से क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? 2n. अगर एक क्रोमोसोम का n के सामने c था तो 2n के सामने क्या आ जाएगा? 2c. सो 2n क्रोमोसोम नंबर विल हैव डीएनए कंटेंट विच इज रिप्रेजेंटेड एज 2c, बराबर. अब इसको समझते हैं. देखो, जब सेल साइकिल का एग्जांपल लेते हैं. अभी अभी एम फेज कंप्लीट हुआ, एम फेज यहाँ एंड हुआ. आपको याद है G1 S G2. जरा इसको यहाँ अप्लाई करते हैं नॉलेज, तो समझ में आएगा और बेटर. जैसे ही सेल क्रिएट हुए, तो जब हम सेल की बात करते हैं तो डिप्लॉयड सेल ही बोल रहा हूं मैं, तो उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 2n. तो उसका सी वैल्यू क्या होगा? 2c. अब पहला फेज क्या है? गैप 1 फेज. याद करो गैप 1 फेज में क्या होता है, इसीलिए मैंने बोला पिछला लेक्चर एक बार गो थ्रू कर लेना. तो गैप 1 फेज में क्या होगा? हम तैयारी कर रहे हैं, सारे ग्रोथ फैक्टर्स है कि नहीं, सेल साइज, एटीपी, ये सारा तैयार हो रहा है. कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन का बात नहीं हो रहा है. आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होने वाला है? एस फेज में. तो जरा चेक करते हैं. जब सेल क्रिएट हुआ था तो आंसर था 2n और 2c. जब गैप 1 कंप्लीट हुआ तभी भी क्रोमोसोम नंबर भी कोई स्प्लिट नहीं हुआ है ना, आपका डीएनए कंटेंट रेप्लिकेट हुआ है. तो यहां पे भी गैप 1 के एंड पे भी बोलोगे 2n और 2c. अब सेल जाएगा एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, जहां पे क्या रेप्लिकेट होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है. डीएनए कहां पे हम सिंबलाइज करते हैं? इसको या इसको? ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर. ये क्या है? डीएनए कंटेंट. तो यहां चेंजेस होने वाले हैं इन एस फेज. सो डीएनए कंटेंट डबल्स आफ्टर एस फेज. तो इसको हटा देना चाहिए हमको, और अब क्या आ जाएगा? 4c. देखो यहां पे दिस, इससे पहले वाली स्क्रीन को भी देखो, इससे पहले वाली स्क्रीन को देखते हैं हम लोग. दिस इज काउंटेड एज 1, दिस इज काउंटेड एज 2 क्रोमोसोम्स. अब जब हम क्रोमोसोम्स विद सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं तो भी दिस इज काउंटेड एज 1, दिस इज काउंटेड एज 2. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 2n ही है, लेकिन अंदर का डीएनए कंटेंट, इसके पिछले स्क्रीन में डीएनए कंटेंट डबल हो गया एस फेज में. तो डीएनए कंटेंट हम 2c रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा क्योंकि अब यहां पे भी डीएनए कंटेंट रेप्लिकेट हुआ है, राइट. तो इसका वैल्यू क्या बन जाता है? 4c. तो आपको पूछा जाता है एस फेज के एंड में क्या होने वाला है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा 2n, क्योंकि क्रोमोसोम कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, लेकिन उसका डीएनए कंटेंट डबल हो गया. तो एस फेज के एंड पे वैल्यू क्या बन जाएगी? 4c. अब इसके बाद क्या आएगा? गैप 2 फेज. अगेन गैप 2 फेज में ना तो क्रोमोसोम स्प्लिट होता है ना डीएनए डबल होता है. डीएनए जो डबल होना था वो एस फेज में हो चुका है. तो आप जब देखोगे गैप 2 के फेज के एंड में भी आंसर क्या होगा? 2n और 4c. अब सेल जाएगा माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज में. हम माइटोसिस में उसको लेके जाते हैं. जब माइटोसिस में लेके जाते हैं तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज. आपको वहां रुक जाना है जहां पे या तो डीएनए की बारी आ रही है या कुछ बात कर रहे हैं या क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं. अगर आपको याद हो तो मेटाफेज के एंड में इक्वेटोरियल प्लेन पे सारे क्रोमोसोम्स आ गए थे, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो चुके थे. एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था, यहां से सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था, ये अलग हुआ था और ये इस तरफ चला गया था. ये पहली बार है जब हम क्रोमोसोम को स्प्लिट कर रहे हैं, बिकॉज सेंट्रोमियर उसका टूट चुका है.
तो एनाफेज के एंड पे आप बोल सकते हो क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया है, 2n का कितना हो जाएगा 4n, बट उस फेज में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं रहता, तो एनाफेज में आप बोल सकते हो क्रोमोसोम नंबर 4n और सी वैल्यू 4c। लेकिन जब एनाफेज के बाद टेलोफेज आएगा और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो हम उसको दो अलग अलग सेल में, उस क्रोमोसोम को अलग अलग सेल में डाल देते हैं। हम बोलते हैं ना 46 टूट के 46 हुआ, तो वापिस से जब साइटोकाइनेसिस खत्म होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2n और 2c। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कैसी होती है, इसकी एप्लीकेशन बहुत तरीके से पूछी जा सकती है। देखो एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस से एक पूछा गया क्वेश्चन, व्हेन अ सेल has C value as 40 पिकोग्राम। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, व्हेन अ सेल has C value as 40 पिकोग्राम। जब मैं सेल बोल रहा हूं मैं डिप्लॉयड सेल की बात कर रहा हूं, तो डिप्लॉयड मतलब 2n का C वैल्यू दिया है 40 पिकोग्राम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ उसके, यहां प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो बताओ उसके एग का C वैल्यू क्या होगा। अब आपको ऐसे सोचना है, सेल डिप्लॉयड सेल है, उसका C वैल्यू दिया है 40 पिकोग्राम, मतलब 2n का वैल्यू कितना है 40 पिकोग्राम। एग हैप्लॉयड होता है तो वैल्यू को आधा कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 पिकोग्राम। अब इसमें थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स दे सकते हैं हम लोग इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दूसरे नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पूछ लेंगे, अच्छा बताओ सेल का, जो सेल का पिकोग्राम हमने बताया, सेल का 40 पिकोग्राम वाला सी वैल्यू था, उसके एग का तो आपको समझा 20 क्यों हुआ, क्योंकि डिप्लॉयड का हैप्लॉयड हो गया। उसके एंडोस्पर्म का सी वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। और क्यों हम बोल रहे हैं, जब हम सिर्फ एंडोस्पर्म बोल रहे हैं तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं जो लार्जर ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं विच इज एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है, इसीलिए उसको आपको मल्टीप्लाई उस हिसाब से करना पड़ेगा। 2n का 40 है तो फिर एंडोस्पर्म का होगा 60। कैसे 2n 40 n 20 3n कितना होगा 60। अगर मुझे क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करना है तो देखो मैं ऐसे पूछूंगा, व्हेन अ सेल ऑफ साइकस प्लांट, ध्यान से सुना मजेदार क्वेश्चन है, व्हेन अ सेल ऑफ साइकस प्लांट हैज सी वैल्यू एज 40 पिकोग्राम। क्या पूछा है, व्हेन अ सेल ऑफ साइकस प्लांट, जानबूझ के मेंशन किया साइकस प्लांट, हैज सी वैल्यू कितना 40 पिकोग्राम, उसके एंडोस्पर्म का वैल्यू क्या होगा। अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अभी वाला मैथमेटिक्स लगा दोगे और बोलोगे सर उसका आंसर तो 60 होना चाहिए क्योंकि एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉयड होता है, लेकिन आप यहाँ ट्रिक मिस कर गए। साइकस प्लांट इज अ जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉयड, आंसर है 20। खतरनाक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि प्लांट अगर मेंशन किया है तो शायद वो बताना चाहते हैं कि मैं एंजियोस्पर्म पूछ रहा हूँ कि जिम्नोस्पर्म पूछ रहा हूँ। ट्रिक क्वेश्चन में मैं जानबूझ के एंजियोस्पर्म प्लांट का नाम भी डाल सकता हूँ, फिर आप फंस जाओगे, आप सोचोगे नाम मेंशन किया मतलब शायद वो जिम्नोस्पर्म होगा। तो ये बहुत ध्यान से, और जितने एमसीक्यूज करोगे उतने बेटर होते जाओगे, उतना और ऐसा ओपन अप हो जाएगा कि अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता है। दैट्स द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम अगले बड़े कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। इस लेक्चर में कुछ छोटा है ही नहीं, सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, G0 फेज। अब ये G0 फेज कहां गया, गैप 1 था, S था, G2 था, G0 किधर आया। तो देखो जरा ला दिया आपके लिए G0 भी, ध्यान से देखो ये हाईलाइट किया हुआ। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो। सेल जब डिवाइड होके यहाँ दो नए सेल क्रिएट करता है तो कुछ वक्त के लिए वो ग्रो होता है साइज में, तब तक डिसाइडेड नहीं रहता कि क्या करना है, तो वो ग्रो होता है। ऑब्वियसली एक सेल क्रिएट हुआ है तो पहले तो अपने नॉर्मल साइज तक ग्रो होने ही वाला है, तो इसीलिए देखते हो यहाँ पे आ गया। अब अगर ये सेल को एक परमानेंट रोल डेजिग्नेट किया है बॉडी ने, तो वो इस सेल साइकिल के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा, वो उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मतलब वो G0 फेज में चला जाता है। आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसे ड्रॉ करेंगे बट उसमें कंफ्यूजन का खतरा रहता है। बच्चा ये नहीं सोच ले कि G1 शुरू हुआ, बीच में थोड़ी देर G0 हुआ, फिर G1 में वापस कंटिन्यू हुआ और ऐसे और G2 पे आया। इसको ऐसे ऑल्टरनेट सोचना है कि G1 है या फिर ग्रो होने के बाद वो G0 में चला जाएगा। G0 क्या होता है, सेल ये सेल साइकिल के चक्रव्यूह से हट गया और एक परमानेंट रोल ले लिया, डिफ्रेंशिएट हो गया, उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन।
कई सेल्स यही करते, क्रिएट होकर डिफरेंशिएट हो जाते। एग्जांपल देखो, सम सेल्स लाइक हार्ट मसल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, वो क्रिएट हो जाते, परमानेंट रोल ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट तो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में पेरेनकाइमा डिफरेंशिएट तो होते हैं, बट सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त वो लोग वापिस से सेल साइकिल में आ जाते हैं, मतलब वो यहां से चले गए, डिफरेंशिएट हो गए, लेकिन जरूरत पड़ने पे वापिस से सेल साइकिल में आ जाएंगे और फिर यही चक्रव्यूह में घूम जाएंगे। तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। तो देखो, मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड एज पर द रिक्वायरमेंट। उन्होंने एक परमानेंट सेटल्ड जॉब ले लिया है, लेकिन जरूरत पड़ने पे वापस आते हैं, मदद करते हैं ग्रोथ करने के लिए, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। जब गए थे डिफरेंशिएशन, जब वापस आए हैं डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, उनका काम कंप्लीट हो गया, जिस पर्पस के लिए आए थे, नंबर्स बढ़ाने के लिए आए थे, बढ़ा दिया, वो लोग फिर से परमानेंट रोल ले सकते हैं, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो देखो, सेल्स में विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल एंड एंटर अगेन इनटू विच स्टेज? G0, या उसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। 3 टर्म्स। जब वो वापस परमानेंट रोल ले लेते हैं, वापस परमानेंट रोल लेते हैं तो डिफरेंशिएशन, वापस आ जाते हैं तो डी डिफरेंशिएशन, वापस परमानेंट रोल ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। 3 वर्ड्स, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। सी वैल्यू ऑलरेडी इसी लेक्चर में कराया है और अभी ये 3 कॉन्सेप्ट्स कराए, ध्यान रहेगा ना। तो देखो, सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब डिवाइड नहीं करेंगे, बट बाकी काम जो होता है सेल के अंदर वो सब करते रहेंगे। तो हम लोग ने सी वैल्यू कवर किया, अब क्या कवर किया? G0 फेज। अगर मैं बोलूं कि इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो अब आ रहा है, और वो क्या है? चेक पॉइंट्स। व्हाट आर चेक पॉइंट्स? ओकेजनली, ये ओकेजनली नहीं, सेल के कुछ कुछ जगहों पे देयर आर सर्टेन बैरियर्स, पॉइंटर्स, जहां पे चेक किया जाता है भाई अब तक का काम बराबर हुआ है तो ही आगे बढ़ो, उसको क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट। तो पहले तो मैं बता देता हूं 3 चेक पॉइंट्स कहां पे। पहला वाला है G1 चेक पॉइंट, जो एंड ऑफ G1 फेज पे आता है। दूसरा वाला है एंड ऑफ G2 फेज में, जिसको बोलते हैं G2 चेक पॉइंट। और तीसरा वाला है जो यहां पे एंड ऑफ मेटा फेज में आएगा, इसलिए उसको बोला जाता है M चेक पॉइंट। आप देख सकते हो S में कोई चेक पॉइंट नहीं है। अब इन चेक पॉइंट्स का पर्पस क्या है कि सेल जब क्रिएट हुआ है, वो जो भी तैयारी कर रहा है वो यहाँ चेक कर लिया जाएगा, तैयारी है बराबर बराबर बराबर, तो चलो आगे बढ़ो। तो देखो, G1 चेक पॉइंट में हम एक और नाम ले लेते हैं। G1 चेक पॉइंट को हायर यूकैरियोट्स में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोला जाता है। मतलब अगर सेल को रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, भाई अभी आगे रोक दो, बेकार में एस फेज में मत लेके जाओ। क्यों ऐसा? रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट में या G1 चेक पॉइंट में, हायर यूकैरियोट्स में ये चीजें चेक होगी। हम चेक करेंगे कि सेल का साइज सफिशिएंटली ग्रो हुआ है कि नहीं, डिवाइड होने वाला है आगे जाके, न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा किए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है आगे जाके, तो और भी काम है। तीसरा, ग्रोथ फैक्टर्स। कौन से ग्रोथ फैक्टर्स? एंजाइम्स, एटीपी, प्रोटीन्स, सब बराबर बने हैं कि नहीं। हमको पता है गैप 1 फेज में ये सब तैयारी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम चेक कर लेते हैं कोई डीएनए डैमेज है कि नहीं। अगर डीएनए डैमेज है, भाई अभी रोक दो, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। एक और स्पेशल पॉइंट याद रख लो, सिर्फ ईस्ट में इसको एक और नाम दिया गया, इसको स्टार्ट पॉइंट भी बोला गया। बाकी अगर यूकैरियोट्स की बात करो तो G1 चेक पॉइंट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट काफी है। अगर ये सारे फैक्टर्स परफेक्टली बैठे हुए हैं तो द सेल एक्टिवेट्स साइक्लिन। व्हाट आर साइक्लिन? दीज आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, CDK, याद रखो ये वर्ड। CDK एक्टिवेट हो जाता है, और CDK क्या इंश्योर करता है? आगे डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, इसलिए हमको ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है, तो वहां CDK का रोल आता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। सबको समझा? अगर सेल ने G1 चेक पॉइंट क्रॉस किया तो हम बोल सकते हैं इट इज अ मैंडेट, ऑलमोस्ट क्या कंपल्सरी है कि सेल अब सेल डिवीजन में जाएगा ही। ये इंपॉर्टेंट MCQ बन के आता है, ध्यान रखना। और यहां पे एक और चीज हम इंश्योर कर लेते हैं,
अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वेदर हो गया या बाहर के कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से सेल आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो थोड़ी देर के लिए, अभी अभी हमने G0 फेज पढ़ा था ना, तो थोड़ी देर के लिए सेल G0 क्विसेंट स्टेज में चला जाएगा। जब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ठीक हो जाएंगे तो वो वापस यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होता है, यहाँ से फैसला होने वाला है कि ये करना है कि नहीं करना है, रोकना है तो रोक दो। अब आपको पता है एस फेज में कुछ नहीं होता, तो G2 के एंड में हम दोनों चीज चेक करेंगे कि S में जो किया हुआ काम है वो भी ठीक हुआ है कि नहीं, और G2 के एंड में जो करना है वो भी ठीक हुआ है कि नहीं। तो इसमें हम देखो G2 चेक पॉइंट में क्या चेक करते हैं, सेल खास करके न्यूक्लियस का साइज ठीक से हुआ है कि नहीं, और S फेज में जो DNA रेप्लिकेट हुआ है वो ठीक से हुआ है कि नहीं वो चेक करते हैं। अगर वो ठीक से हुआ है तो हम आगे जाने का सोच सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, हम यहाँ पे एक और चीज चेक करेंगे, हम ये भी चेक कर लेंगे एक खास प्रोटीन था जो स्पिंडल फाइबर के लिए जरूरी था, ट्यूब्यूलिन। तो हम ये भी चेक कर लेंगे कि ट्यूब्यूलिन ठीक से यहाँ बना है कि नहीं। तो दिस इज G2 चेक पॉइंट। अब सेल एंटर कर गया है कैरियोकाइनेसिस में, प्रोफेज हो गया है, मेटाफेज एंड हुआ है। आपको वापस याद दिला दूं, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे सारे क्रोमोसोम्स आ गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स आ चुके हैं, और वो क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं सेंट्रोमियर पे, और वो कहां पे, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। एम चेक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां चेक किया जाता है कि क्या वो क्रोमोसोम काइनेटोकोर पे ठीक से अटैच हुए हैं स्पिंडल फाइबर से, नहीं। क्यों? मेटाफेज खत्म होने के बाद क्या आने वाला है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होने वाला है, आइडियली हमको पता है क्या होने वाला है कि वो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और पुल हो जाएंगे। अब इमेजिन करो अगर आपके स्पिंडल फाइबर्स, इधर से स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर के इस पार्ट पे अटैच तो था, लेकिन इधर वाला इस क्रोमोसोम पे ठीक से अटैच्ड ही नहीं था, तो अब नॉर्मल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा ही नहीं और ये पुल होना शुरू हो गए, तो जिस पॉइंट से अटैच था वो पूरा क्रोमोसोम उधर चला जाएगा। ऐसा नहीं हो, इसीलिए एम चेक पॉइंट वापस इंश्योर करता है कि वो ठीक से अटैच्ड है कि नहीं, ताकि जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो तो पुल बराबर हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए सिस्टर क्रोमैटिड्स का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने इसमें इस पार्ट में क्या पढ़ा, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट। अब इस M चेक पॉइंट को स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोलते हैं, आपको समझ गया क्यों ये, ठीक है। अब यहां पे हमने 3 चेक पॉइंट्स पढ़े। स्टूडेंट्स ये लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको एक बार और उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए, सी वैल्यू, G0 फेस, क्विसेंट स्टेज पढ़ा, और आखिरी में क्या पढ़ा, चेक पॉइंट्स पढ़े। तीनों नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से पूछे जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ, सी यू।